दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ 498 304 पे 3-4 के तहत। उसके बाद भी जो केस के आईओ अतुल सोनकर साहब है, लगभग मुकदमा दर्ज पे भी 2 महीने बीत चुके। उन्होंने कभी मुझसे मिलने की, बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी। गाजियाबाद में एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। उनकी आंखों के सामने उसकी बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो सैकड़ों दफा पुलिस की चौखट खटखटा चुका है, लेकिन मजबूर पिता की फरियाद दीवारों से टकराकर बीच में ही दम तोड़ दे रही है। कुछ बताएं या कुछ दिखाएं, उससे पहले सिर्फ एक मजबूर पिता की आवाज सुनिए और उस तकलीफ को महसूस कीजिए जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। मैं अनिल झा, दिल्ली करावल नगर निवासी। मैंने अपनी बेटी अपर्णा झा की शादी 10 जुलाई 2016 सोनू ठाकुर पुत्र प्रभास चंद्र ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, अंकुर बिहार से किया। दहेज के शादी के दिन से ही दहेज के लिए, दहेज में कार के लिए वो लोग, जबकि मैंने शादी में 25-30 लाख रुपया खर्चा भी किया था और कार के लिए वो लोग बार बार उनकी शादी के रात से ही डिमांड रही, जो मैं दे नहीं पाया। उसके वजह से लगातार 4 साल जो मुझे प्रताड़ना, फ़ोन पर गाली गलौज, ये बहुत सारी हरकतें करते रहे और मैं सहता रहा। ये प्रताड़ना मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी बेटी अपर्णा को भी 4 साल लगातार सहना पड़ा और इसका परिणाम बाद में अपर्णा की हत्या कर, साजिश के तहत उन्होंने अपर्णा, मेरी बेटी का हत्या किया। ये अनिल कुमार झा हैं। इनकी बेटी अपर्णा झा इस दुनिया में नहीं रही। 10 जुलाई 2016 को अनिल झा ने अपनी बेटी अपर्णा की शादी गाजियाबाद के डीएलएफ अंकुर विहार में रहने वाले सोनू ठाकुर से कर दी थी। शादी में 25 लाख खर्च हो गए, लेकिन शादी के बाद अपर्णा को ससुराल वाले परेशान करने लगे क्योंकि दहेज में उन्हें चाहिए थी कार। कार नहीं मिली तो अपर्णा को इतना टॉर्चर किया गया कि उसने आखिर में दम तोड़ दिया। शादी के बाद अपर्णा की जान लेने की ये दूसरी कोशिश थी जिसमें ससुराल वाले कामयाब हो गए। शादी के 2 साल बाद 2018 में भी जहर देकर अपर्णा की जान लेने की साजिश हुई, लेकिन तब वो जिंदा बच निकली। इस बार अपर्णा प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करवाने को कहा, लेकिन ससुराल वालों ने अनसुना कर दिया। एक झोला छाप अस्पताल में डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के 6 घंटे बाद अपर्णा ने दम तोड़ दिया। इस केस में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं। 26 तारीख को हत्या होती है, 28 तारीख को पोस्टमार्टम होता है अपर्णा का, 26 अगस्त को हत्या होती है 2020 को, 28 अगस्त को पोस्टमार्टम होता है दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। उसके बाद दाह संस्कार होता है उनके ससुराल वालों के द्वारा और मुकदमा दर्ज होता है 11 सितंबर 2020 को। ये हत्या के 17वें दिन मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद अभी तक कोई किसी भी प्रतिवादी का गिरफ्तारी नहीं। केस के सीओ के द्वारा उल्टा मुझे ही समझा देना कि मैं इस केस में सब कुछ सही कर रहा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी विषय पर मेरे से डिस्कस करना नहीं चाहते क्योंकि उनको अपने मन की करनी है। मेरे इस मामले को
केबीसी न्यूज़ कटिहार, केबीसी न्यूज़ बिहार ने आवाज़ दी है, मेरे आवाज़ को बुलंद किया है। मैं केबीसी कटिहार, केबीसी बिहार को और इनके संपादक को धन्यवाद देता हूं, और मैं सभी से निवेदन करूंगा, न्यूज़ चैनल्स जितने भी हैं मेरी आवाज़ को आवाज़ दें। मेरे साथ इंसाफ तभी होगा क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा धन, धर्म, उसके बाद संतान, 4 साल तक मैं इन लोगों का प्रताड़ना, मेरी बेटी और मैं, मेरा परिवार सहते रहे, सिर्फ इस वजह से कि आज नहीं तो कल माहौल ठीक हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, बच्चे बड़े होंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग मेरी बेटी का साजिश करके हत्या कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं जो मैं समय समय पर प्लेटफॉर्म पर रखूँगा, और पुलिस को हर चीज़ की जानकारी मैं दे चुका हूँ, लिखित में दे चुका हूँ। मेरी आवाज़ जब पुलिस सीओ, पुलिस के अधिकारी, सीओ जो इस केस के आईओ हैं, उन्होंने दबाने की कोशिश की है, उसके बाद मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर वो मेरी आवाज़ को आवाज़ देते तो मुझे कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा केस पुलिस लड़ती, मेरी सहायता अगर पुलिस करती तो मैं, पुलिस मीन्स आईओ, एसएसपी गाजियाबाद ने मेरी सहायता की, मेरे दर्द को समझा और उन्होंने एफआईआर कराया। मैं कदापि एसएसपी साहब की के विपक्ष में नहीं हूँ। पुलिस से मेरा मतलब है कि आईओ इस केस को सही से हैंडल नहीं करके और मुझे ही समझा रहे हैं कि अब दहेज हत्या का मामला नहीं बनता है, जबकि उन्होंने कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। हिले नहीं है अपनी ऑफिस से वो। पता नहीं उनके नीयत में क्या है क्या नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस केस के मैटर पे उन्होंने पेन नहीं लिया है। अगर पेन लिया होता तो बहुत कुछ क्लू हैं इस केस में, और अभी तक सबसे पहली बात है, अभी तक वो प्रतिवादियों को गिरफ्तार कर चुके होते अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पेन लिया होता। तो इस केस में सीओ साहब ने, अतुल सोनकर साहब ने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मुझे निजी वकील और किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है। अब हर एक काम के लिए मैं एसएसपी से तो मिल नहीं सकता। मेरे घर में 8 साल का बेटा है, पत्नी है। मैं खुद अभी हर तरफ से, जिसकी संतान जाती है उसे पता होता है, हर तरफ से परेशान हूँ। अपर्णा की जैसे ही तबीयत बिगड़ी, उसके ससुराल वाले नजदीक के अस्पताल ना जाकर 55 किलोमीटर दूर ले गए। क्यों? अपर्णा प्रेग्नेंट थी तो 9 महीने तक इस बात को उसके घर वालों से क्यों छिपा कर रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जिससे अपर्णा के ससुराल वालों के खिलाफ शक गहरा हो जाता है। लेकिन पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि 27 अगस्त 2020 को ही अनिल झा ने बेटी की मौत पर शक जताया और पुलिस को खबर की। वो एफआईआर लिखवाना चाहते थे, लेकिन शिकायत करने के 17 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 3 महीने बाद भी खाली हाथ है। जिसकी दहेज हत्या का मुकदमा एसएसपी गाजियाबाद से व्यक्तिगत मैंने संपर्क किया 2 बार, 7 सितंबर और 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को लोनी थाना अंतर्गत दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ एसएसपी साहब के आदेश से, एसएसपी गाजियाबाद के आदेश से। 498A 304B 34 के तहत
दहेज हत्या का मुकदमा लोनी थाना के अंतर्गत दर्ज हुआ। उसके बाद 12 सितंबर 2020 को इस केस के आईओ अतुल सोनकर, पीपीएस अधिकारी, सीओ लोनी गाजियाबाद, डीएसपी हैं सीओ साहब, उनके देखरेख में इस केस को जांच के लिए दिया गया और 12 सितंबर से अब तक मैं उनसे बार बार संपर्क में रहा। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं समझा उन्होंने कि मैं भी एक बार वादी को कोई सूचना दूं या संपर्क करूं, ऐसा उन्होंने कभी उचित नहीं समझा। मैंने ही हमेशा केस के बारे में हालचाल पूछा। वैसे मैं 13 सितंबर को केस मिलने के बाद उनको, जब केस उनके चार्ज में था, तो 13 सितंबर को मैं मिला था उनसे और बातचीत मेरी हुई थी अतुल सोनकर साहब से। तो उन्होंने कहा था मुझे कि मैं 1-2 दिन में प्रतिवादियों के यहाँ दबिश डाल करके और मैं उनको अरेस्ट करूँगा, आपको बुलाऊँगा। ऐसा उन्होंने अब तक नहीं किया। गाजियाबाद पुलिस की नीयत पर शक की एक वजह हो तो बताए। पुलिस की चौखट पर सैकड़ों बार मिन्नत करने वाले एक मजबूर पिता के आंसू भी उसे पत्थर से मोम नहीं कर पा रहे। अंदाजा लगाइए, योगी की बेरहम पुलिस का यह चेहरा देखकर हर कोई लानत भेज रहा है। दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ 498 304 34 के तहत। उसके बाद भी जो केस के आईओ अतुल सोनकर साहब है, लगभग मुकदमा दर्ज में भी 2 महीने बीत चुके। उन्होंने कभी मुझसे मिलने की, बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी। बार बार मैं ही उनसे कोशिश करता रहा मिलने की, बातचीत करने की। सभी बातों का मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं सब कुछ उनको दे चुका हूँ। जो मेरे पास सबूत था मैं लिखित पे परवली जा करके उनसे मिल के, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात को अनसुना किया। पता नहीं उनके मन में क्या है। अब मुझे 1 सप्ताह पहले बुला करके उन्होंने कहा कि 304 का मुकदमा नहीं बनता है। ये मुझे समझाने लगे। मैंने उनसे कहा कि ये मुकदमा मैंने रजिस्टर नहीं किया। एसपी साहब के कहने से लोनी थाने के एसएचओ ने इस मुकदमा को रजिस्टर्ड किया है। पुलिस मेरे पिताजी की जागीर नहीं है। फिर भी उन्होंने 2 महीने पे हो गए, लड़के पक्ष वाले मुझे किसी न किसी माध्यम से कि उनको छुटकारा मिले, मुझे किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों बाप बेटा मिलके, उनका परिवार मिलके कभी मेरे घर पे वाहियात किस्म की औरतों को भेज देते हैं, झगड़ा लड़ाई करवाते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। इस बीच में एक तो मेरी बेटी गई, मेरी बेटी को मार दिया शादी को 4 साल में। मैंने इतना खर्चा करके, आप किसी भी हिसाब से इंक्वायरी कर लीजिए, हर जगह से पता चलेगा आप लोगों को कि मैंने सामर्थ्य से ज्यादा शादी में खर्चा किया। मैं सब कुछ देता, कार भी देता। मेरी बेटी अगर जिंदा रहती तभी तो मैं किसके लिए दूंगा। मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। केबीसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।